नवागत कलेक्टर सौरभ सुमन ने संभाला पदभार। युवा और जवान कलेक्टर से है छिंदवाड़ा को बड़ी उम्मीदें। ज्वाइनिंग के साथ ही कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली अधिकारियों की बैठक, समीक्षा कर जाने जिले के हालात। कोरोना वॉरियर्स के लिए हर दिल में है आभार, स्वागत और सम्मान लोगों ने किया। और मास्क पहनकर ही निकले जरूरी हो अगर, वरना दर्द करेगी कमर, करनी पड़ सकती है सड़क पर वर्जिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। सिटी हलचल के साथ मैं हूं संस्कृति जैन और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बिहार के बेगूसराय की शान मध्य प्रदेश कैडर 2011 बैच के IAS सौरभ कुमार सुमन ने छिंदवाड़ा पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। ऊर्जावान युवा IAS सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता है। पता ही है कि कोरोना का संकट है, तो पहली प्राथमिकता यही है कि हम अपने छिंदवाड़ा को कोरोना मुक्त करें। वर्तमान में हम लोग ऑरेंज जोन में चल रहे हैं, उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट करना है। कोरोना से मुक्ति के बाद फिर हम लोग अन्य सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे। थैंक यू। नवागत कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने ज्वाइनिंग के फौरन बाद जिले के आला अधिकारियों की बैठक लेकर हालातों का जायजा लिया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई इस बैठक में ADM राजेश गौतम, SP विवेक अग्रवाल, CSP शशांक गर्ग, कमिश्नर नगर निगम राजेश शाही, CEO जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश और SDM अतुल सिंह सहित अन्य प्रमुख विभागों के अफसर मौजूद थे। जाको राखे साईं मार सके ना कोई। 2 मई की दोपहर एक 10 साल की बच्ची बिना रेलिंग वाली छत पर बैठी थी और तभी बच्चों की मस्खरी में धक्का लगते ही वह सड़क पर जा गिरी। वीडियो देखने के बाद सुरक्षित बच्ची को देखकर आप भी कह पड़ेंगे, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। घटना छोटी बाजार क्षेत्र की है। सुभाष साहू की 10 वर्षीय पुत्री छत पर खेलती सी दिख रही है। अचानक छत से गिरी और गिरते गिरते वह दोपहिया वाहन से भी टकराई। इस वीडियो को आप एक बार और देखिए। आइए अब दिखाते हैं बच्ची जो आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह सुरक्षित है और यह खुशी पिता के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। कल शाम को बच्चे इस जगह पर बैठकर खेल रहे थे। इसी जगह से वो नीचे गिर गई और उसको मतलब भगवान ने बचाया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी चोट नहीं है, हल्की सी इतनी सी चोट आई है। सौभाग्य से मेरे दादाजी जो कि छिंदवाड़ा ज़िले के साथ साथ आसपास के ज़िलों में भी प्रसिद्ध थे, स्वर्गीय श्री आदित्य महाराज जी, उनका पूजन अनुष्ठान आदि का स्थल है ये। और इस स्थान पर लगभग 60 वर्ष पूर्व मेरे पापा भी लगभग इसी उम्र में नीचे गिरे थे, गिरकर बेहोश भी हुए थे। लेकिन उनसे जब पूछा गया तो उन्हें याद आया और बहुत स्पष्ट से आज भी याद है कि हनुमान जी ने उन्हें हाथ से पकड़कर धीरे से नीचे रख दिया। उस समय से पापा भी पूजन शनिवार व्रत रख रहे हैं। पापा के बाद आज मेरा छोटा भाई
वह भी प्रति शनिवार उस स्थान पर पूजन करता है। निश्चित ही ये मेरा अटूट विश्वास है, यह हनुमान जी का अद्भुत चमत्कार है। उन्हीं की अदृश्य शक्ति ने हमारी बिटिया की रक्षा की है। और हमारा भी यही मानना है कि हनुमान जी ने ही इसकी रक्षा की है, और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद इतनी सी चोट भी नहीं आना, ये सिर्फ उनकी कृपा है। जी बिटिया का नाम ओशीन साहू, ये मेरी ओशीन साहू। कोरोना से जारी जंग में सबसे आगे की लाइन में खड़े हैं हमारे पुलिस के जवान। फ्रंट लाइन वॉरियर्स के अगले क्रम में हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो स्क्रीनिंग में जुटे हैं, और साथ ही वो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो सीधे संक्रमण की जद में होते हैं। कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वार्ड नंबर 17 पुराना पंजाब भवन के पीछे की बस्ती में लोगों ने सफाई कर्मियों का स्वागत अभिनंदन किया। सिंगोड़ी में भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर लोगों ने आभार प्रदर्शन किया। माता की वंदे वंदे। हम सब एक बहुत विशेष ध्यान रखना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करें, तो सामाजिक दूरी। भारत माता की जय, वंदे वंदे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। चलो अंदर होते आइए सब।
लॉकडाउन के दौरान हमारे सिंगरौली को इन कोरोना वॉरियर्स ने, कोरोना योद्धाओं ने किस तरीके से सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दिया है। दिन रात कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम करके हमें सुरक्षित रखने। कोरोना से जंग जारी है। गनीमत है कि हमारा जिला छिंदवाड़ा ऑरेंज जोन में है। टोटल लॉकडाउन में प्रशासन का सहयोग करें। जब तक अत्यंत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। जरूरी काम से निकले तो मुंह पर मास्क जरूर पहने, क्योंकि बाहर पकड़े जाने पर मास्क भी लगाना पड़ेगा और फिर वो होगा जिसमें दर्द होगा। कोरोना से जारी जंग में आयुष विभाग ने प्रॉपर कंसर्न के साथ होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का इस्तेमाल व्यापक हितों में शुरू किया है। होम्योपैथी में कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, आइए जानते हैं होम्योपैथ डॉक्टर सुजीत रघुवंशी से। डॉक्टर सुजीत, ये जो कोविड-19 वायरस से रिलेटेड ये कोरोना जो महामारी है, इसमें होम्योपैथी किस तरह से कार्य कर रही है? देखिए, वैश्विक स्तर पर आप जानते हैं कि सभी चिकित्सा पद्धतियां इसमें लगी हुई कि कैसे हम जल्द से जल्द इसके कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़के और इसके लिए मेडिसिन हम प्रिपेयर कर लें। और इसी तारतम्य में होम्योपैथी भी अपना पूर्ण योगदान दे रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी जानते हैं कि आयुष मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गांव देहात तक पहुंचकर ये प्रिवेंटिव मेडिसिन जो होम्योपैथी के द्वारा लागू की गई है उसका वितरण किया गया है। ये और प्राइवेट होम्योपैथिक चिकित्सक जो हैं वो भी अपने स्तर पे हर व्यक्ति तक मेडिसिन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय ने परमिशन दिया है आगरा के नेमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को कि वे अपनी मेडिसिन्स ट्रायल पे डालें और उसके बाद में इसको दूसरे स्तर पर मरीजों के लिए अवेलेबल कराएं। और ये ट्रायल शुरू हो गया है और हम आपको आश्वस्त करते हैं सभी लोगों को कि जल्द से जल्द इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि ये सिम्टम्स बेस्ड थेरेपी, जी, तो अलग अलग मरीजों के लिए फिर उस तरीके से अलग अलग दवाइयाँ होंगी या उस तरीके से कॉम्बिनेशन चेंज होगा? ये सही है कि होम्योपैथी में एक ही बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। जिसके अलग अलग लक्षण होंगे उसको अलग अलग दवाई मिलेंगी। जैसे एक ही बीमारी का, एक ही डिसीज़ का अगर कोई हमारे पास पेशेंट 4 आते हैं तो ये संभव है कि उनके लिए 4 अलग अलग दवाइयाँ भी मिल जाएं। और अगर ऐसी हमारी पैथी व्यवस्था है तो एक सवाल ये भी उठना स्वाभाविक है कि अगर सबके लक्षण देखते हुए हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो इतने बड़े वैश्विक स्तर पर जो बीमारी फैली हुई है तो उसका हम कैसे एक एक लोगों के लक्षण लेंगे। लेकिन इसके लिए भी होम्योपैथी ने एक व्यवस्था रखी है अपनी। तो उसके लिए हमारे पास ये व्यवस्था है कि एक मास पॉपुलेशन में जाके हम उनके सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं। और जब भी ये महामारी एपिडेमिक, एंडेमिक या पेंडेमिक के रूप में बड़ी रूप में लेती है तो आप देखेंगे कि समान रूप से सिम्टम्स उसमें पैदा होते हैं। जैसे हम कोरोना में अगर अपन देख लें तो चेस्ट पेन है, कफ का एक्यूमुलेशन होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, फीवर आता है। फीवर भी लगभग एक जैसे पैटर्न का रहता है। तो इन सारे लक्षणों को देखते हुए हम लोग एक मेडिसिन निकालते हैं जो कि मास पॉपुलेशन में जो ग्रसित है इससे उसको देते हैं। और होम्योपैथी में इसको बोलते हैं जीनस एपिडेमिकस। और जीनस एपिडेमिकस ऐसी मेडिसिन है जो कि अभी ही नहीं, ऐसी कई महामारियां जो पहले भी वैश्विक स्तर पे, एपिडेमिक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो भी आई हुई हैं तो उस पर होम्योपैथी ने जीनस एपिडेमिकस निकाल के और उसके बहुत अच्छे परिणाम दिए। होम्योपैथी की मीठी गोलियां सचमुच कितनी कारगर है, यह पूरे विश्व में साबित हो चुका है। सॉर्स महामारी के दौरान डॉक्टर कृष्णा हरजानी, जो एक अनुभवी होम्योपैथ हैं, उन्होंने कई रोचक जानकारियां शेयर की हैं। डॉक्टर हरजानी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है होम्योपैथी में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली कोरोना को लेकर के जो संक्रामक रोग है, इसमें क्या भूमिका है? सर, हमारी होम्योपैथी का कोविड-19 के केसेस में इस महामारी एपिडेमिक को समाप्त करने के लिए
होम्योपैथी में 3 तरह के ऑप्शन है जहाँ पर हम होम्योपैथी की बहुत बड़ी भूमिका देखते हैं। एक, प्रिवेंशन, बीमारी होने ही ना दी जाए, सबसे बढ़िया तरीका, जिसके लिए मेडिकल साइंस भी प्रयासरत है, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। होम्योपैथी में भी एक तरह का वैक्सीन होता है, शायद आपने कभी सुना हो, हमारी पैथी में नोसोड होता है, नोसोड होते हैं, सार्कोड होते हैं, टाउटोपैथी होती है। नोसोड का मतलब ये है कि जिसको टीबी है उसके कफ से निकालकर उस बैक्टीरिया से नोसोड दवाई बनाई जाती है, जो उस तरह के रोग का निदान कर सकती है। इसी तरह कोविड का भी, जैसे स्वाव का भी सैंपल ले रहे हैं हम टेस्ट करने के लिए, इसी स्वाव का नोसोड बनाया जा सकता है और नोसोड बनाकर एक तरह की ये वैक्सीन हो सकती है जो कोविड-19 को क्योर भी दे सकती है और प्रिवेंशन भी दे सकती है। इसके लिए मैं समझता हूँ सेंट्रल काउंसिल जो है भारत सरकार, वो भी प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पे इसमें हमें सफलता मिलेगी। एक तो ये हो गया। इसके अलावा यदि आप देखें तो आयुष मंत्रालय ने, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, कि बहुत सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी हैं प्रिवेंशन के लिए, जिसमें आर्सेनिक एल्बम उन्होंने मूल रूप से प्रिस्क्राइब की है, जिसको गांव-गांव तक भी भेजा गया। इसके अलावा कैम्फर 30 भी है, फास्फोरस है या एंटिमटार्ट है, 5 दवाइयों की उन्होंने लिस्ट सूची दी है जिसको प्रिवेंशन में आप यूज़ कर सकते हैं। मगर अभी आर्सेनिक एल्बम पर ही काम हो रहा है और वो एक अच्छी दवाई है, अभी तक के उसके नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आप आएँ तो जो क्वारंटाइन है पेशेंट या जिनको होम क्वारंटाइन किया है, वहाँ पर मेरी समझ में होम्योपैथी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा उनकी मदद लेना चाहिए होम्योपैथी की, क्योंकि वैसे उनको कोई बहुत मेडिकेशन दिया नहीं जाता वहाँ पर। यदि होम्योपैथी की मदद से उनको अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथी की दी जाएँ तो वो पॉजिटिव आने से बच सकते हैं। एक दूसरा, जो केसेस अभी आइसोलेशन में पड़े हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं, यदि वहाँ की आप बात करें तो जो नॉर्मली जिनको सर्दी जुकाम बुखार होता है वो तो वैसे भी अभी ठीक हो रहे हैं, जो भी मेडिकल साइंस का ट्रीटमेंट है उससे वो ठीक होकर निकल रहे हैं। हम भी देख रहे हैं बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। जो केसेस ख़राब हो रहे हैं, जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, यदि उनकी आप हिस्ट्री देखेंगे या उनका जो इन्फेक्शन देखेंगे वो लंग्स पर ज़्यादा है। उनके लंग्स में या तो पहले से कोई प्रॉब्लम रही है या अभी वो निमोनिया से पीड़ित हो जाते हैं। इसीलिए इतने सारे वेंटिलेटर्स की बात हो रही है, इतनी आईसीयू की बात हो रही है, क्योंकि उनका लंग्स इन्फेक्टेड है कोविड-19 से और वहाँ उनको निमोनिया की शिकायत आ जाती है। उसके लिए भी होम्योपैथी की बहुत सारी दवाई हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, लाइक फास्फोरस, लाइक एंटिमटार्ट, लाइक ब्रायोनिया। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, यदि वहाँ पर भी होम्योपैथी का प्रयोग किया जाए, जहाँ की बहुत केस आखिरी स्टेजेस में जो खड़े हैं, वहाँ पर भी यदि होम्योपैथी का यूज़ किया जाएगा तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे बहुत सारे पेशेंट मृत्यु के मुंह में जाने से बच सकेंगे। तो ये तीनों तरह की भूमिकाएं होम्योपैथी की हैं। इसमें अब चूँकि ये एक ऐसी महामारी है जिसमें कि सारे जो ट्रीटमेंट हैं वो शासन के प्रोटोकॉल के तहत होने हैं, तो निश्चित तौर पे शासन को होम्योपैथी को इसमें शामिल करना चाहिए और मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए, जिससे कि कम से कम प्रिवेंशन में तो ये बहुत अच्छा रोल निभाएं ही। आप देखेंगे इसके पहले बंगाल में जब हैजा और कालरा फैला था तो उस समय डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हिंदुस्तान के पहले होम्योपैथ थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और कार्बोवेज और वेरेट्रम एल्बम नाम की 2 दवाइयों ने वहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों हजारों पेशेंट ठीक किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्षण पर ही हम, जो कॉमन लक्षण होते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जीनस एपिडेमिक में क्या होता है कि हम कॉमन लक्षण ढूंढ लेते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर क्या लक्षण आ रहे हैं। मान लीजिए 1000 पेशेंट हैं, 500 पेशेंट हैं, तो 500 के लक्षण अलग अलग नहीं दे सकते। तो वहाँ पर यदि आपको क्योर करना है तो उनके कॉमन लक्षण के आधार पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है और वो बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी प्रचलित है और लोगों को बड़ा सीधा सरल लगता है कि होम्योपैथी, तो सबसे पहले क्वेश्चन सामने वाला ही मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा मीठी गोली वाली, ठीक है ना। तो लेकिन अभी जिस तरीके से ये महामारी फैली हुई है और वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं खबरों में, वेंटिलेटर चाहिए और पीपीई किट चाहिए और ये दवा चाहिए वो, इसमें अभी होम्योपैथी का रिसेंट कोई ऐसा अचीवमेंट हो जो आप जिसका जिक्र करना चाहें? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं उनका ट्रीटमेंट होम्योपैथी से हुआ और वो पूरी तरह ठीक हैं, सब लोग जानते हैं। इसके अलावा भी प्रिवेंशन की यदि बात करें तो सारे हिंदुस्तान में लोगों को आर्सेनिक एल्बम 30 खिलाई जा रही है। शुरू में हमने भी उसको बहुत ध्यान नहीं दिया, मगर अभी तक जो रुझान है उसके कि जहाँ जहाँ पर शासन ने या डॉक्टर्स ने आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब करी है, दी है प्रिवेंशन के लिए, वहाँ पर फैला नहीं है ये, वहाँ पर इसका प्रसार बहुत कम है। तो मेरी समझ में यदि इसको और बढ़ावा दिया जाए, 100% लोगों तक यदि आर्सेनिक एल्बम या होम्योपैथी की दूसरी दवाइयाँ पहुँचाई जाएँ तो इसको समूल नष्ट किया जा सकता है, इस रोग को फैलने से भी रोका जा सकता है। होम्योपैथ डॉक्टर दीपक पवार ने बताया कि कोविड-19 वायरस के खिलाफ किस तरह कारगर है होम्योपैथी। डॉक्टर दीपक,
कोरोना में किस तरीके से कारगर है होम्योपैथी? बेसिकली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, ये इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है इम्यून सिस्टम को और उसको बूस्ट अप करती है। और अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो उसको वैसे ही कोई बीमारी नहीं होती, फिर वो कोरोना हो या नॉर्मल फ्लू हो। दूसरा, होम्योपैथी के साथ एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसको प्रिवेंटिव तो यूज़ कर ही सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी है। सेकंड थिंग ये है कि ये क्यूरेटिव भी है। और तीसरी, ये होम्योपैथी जो है जब किसी को दी जाती है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा चाइना में रिकरेंस हो रहा था, कुछ केसेस का रिकरेंस रिपोर्ट हुआ था। तो अगर हम होम्योपैथी को शामिल करते हैं कोरोना पेंडेमिक के अगेंस्ट में, तो ये जो थर्ड जो पोजीशन है, जो अभी इंडिया में तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो अभी फेज चल रहा है, मिड फेज है, तो ये जो थर्ड फेज है ये नहीं आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बीमारी का वापस से पलटना। जी। वैसे तो ये वायरल डिसीजेस में बहुत रेयर होता है, मगर अभी कुछ केसेस चाइना में रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम अपनी होम्योपैथी को कोरोना पैंडेमिक में यूज़ करते हैं तो ये चांसेस नगण्य हो जाएंगे कि ये रिकरेंस नहीं होगा। और एक और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना सब तरफ फैला हुआ है, तो एक बड़ी समस्या और है जिसके तरफ मैं शासन का ध्यान खींचना चाहूँगा कि आज किसी को भी थोड़ी सी सर्दी होती है, थोड़ी सी खांसी होती है, भले ही उसको कोरोना नहीं है, लेकिन वो एक फियरफुलनेस आ जाती है उसके अंदर, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि अभी ये जो लॉकडाउन लंबा चल रहा है, डॉक्टर्स की ओपीडीज बंद थी अभी कुछ दिनों पहले तक। तो अगर हम होम्योपैथी को अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, इसका मतलब पूरे इसमें कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, तो ये ऐसे लोग भी जो कि डरे हुए हैं, उनको कोरोना नहीं है लेकिन वो नॉर्मल फ्लू से भी डरे हुए हैं, और ये आपने भी सुना होगा अक्सर, और हम सुनते रहते हैं कि नहीं हमको कोरोना तो नहीं हो गया। तो ये जो है एक जो पैनिक जो सिचुएशन आई है, इससे भी बहुत राहत मिल जाएगी होम्योपैथी में। आप लोग, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज तीन डॉक्टर्स होम्योपैथ के हमको मिले। तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इन दवाइयों की कॉस्ट ज़्यादा है, या इसको सरलता से आप लोग भी, जैसे आप लोगों का एक एसोसिएशन है, तो ये आप लोग अपनी तरह से भी इसको निःशुल्क वितरण की भी कुछ व्यवस्था बनाई है आपने? जी बिल्कुल। जो दवाइयों की जो कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और रही बात इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम भी अपने लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ जाए। दूसरे जैसे इन्फेक्शन आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोग शक में रहते हैं कि कोरोना तो नहीं है, या नॉर्मल फ्लू को भी समझ लेते हैं कोरोना, ऐसा। और दूसरा, शासन स्तर पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। थोड़ा सा गाइडलाइन ऐसी है शासन की कि उनके थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूशन मेडिसिन का हो पा रहा है, और अभी जैसे छिंदवाड़ा में भी अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है शासन के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। शहर में हर तरफ चाक चौबंद इंतजामात की कमान एसडीएम अतुल सिंह, सीएसपी अशोक तिवारी और उनके साथ कमिश्नर नगर निगम राजेश शाही ने संभाल रखी है। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में इन अधिकारियों ने बेहतर कोऑपरेशन की मिसाल कायम की है, बेहतर व्यवस्थाएं कायम रखकर। सीएसपी अशोक तिवारी ने बताया कि व्यवस्थाओं की सफलता का श्रेय शहर की जनता को जाता है। उन्होंने पाक रमजान के महीने में शुभकामनाएं देते हुए मुस्लिम समुदाय और परिवारों से प्राप्त सहयोग की तारीफ भी की है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सारे मुस्लिम भाई, उनका जो पवित्र रमजान का त्योहार चल रहा है, शायद मुस्लिम परिवार में सबसे अच्छा महीना ये माना जाता है, पवित्र रमजान का माह माना जाता है, और लोग रोज़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी हर्ष की बात यह है कि सारे के सारे लोग रोज़ा भी रख रहे हैं, कठिन तप कर रहे हैं, और इसके बाद लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। जिस तरीके से हमको विश्वास नहीं था, उम्मीद नहीं थी, सारे लोग घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। घरों में नमाज पढ़ने के साथ साथ में रोज़ा इफ्तार में भी लोग उस नियम का पालन कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी मूवमेंट बाहर नहीं हो रहा, जबकि पहले होता था कि रोज़ा इफ्तारी जो है वो सारे लोग साथ में किया करते थे। आज सारे के सारे लोग अपने घर में बैठ के रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनको भी लोग अनाज भिजवाने की व्यवस्था की है। कई लोगों ने हमसे भी निवेदन किया, सर बताया कि ये गरीब परिवार है तो उसमें ये अनाज पहुंचा दिया है, व्यवस्था हो जाए। तो प्रशासन के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था की जा रही, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत ही हर्ष की बात है। सारे मुस्लिम भाइयों को मैं बधाई दूंगा कि रमज़ान के पवित्र माह में वो लोग हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। ये ना केवल अपने परिवार की बल्कि हमारे संपूर्ण छिंदवाड़ा वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। धन्यवाद, आभार। निर्णय क्या होने वाला है? वक्त के गर्भ में है वो सवाल जो इन दिनों सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। खुलेगी क्या? कुछ व्यवस्था है क्या?
कहीं राजस्व की दुहाई है तो कहीं पड़ोसी राज्य का उदाहरण भी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सवालों का तोप का मुहाना सरकार की ओर कर दिया है। कांग्रेस समन्वयक समाज सेवी श्रद्धालु आनंद बख्शी की आशंका वाजिब है। मध्य प्रदेश में रामराज और स्वराज का स्वप्न दिखाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि मध्य प्रदेश में शिवालय बंद और मदरालय चालू, ये कैसा शिवराज है। एक और तो बात की जाती है कि हम रामराज लाएंगे, स्वराज लाएंगे। आज कोरोना के इस भयंकर माहौल में जबकि किसान, नौजवान, मातृशक्ति, हमारा मजदूर, समाज के सभी वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में मदरालयों को आरंभ करने से समाज में आर्थिक ज़रूरतें और ज़्यादा बढ़ेंगी और परिणाम ये होंगे कि लूट खसोट और अपराध में वृद्धि होगी। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो सरकार ये कहती थी कि हम प्रदेश को एक सुराज की ओर ले जा रहे हैं, आज बड़े आर्थिक लाभ का, मुनाफे का एक झुंझुना दिखाकर पूरे प्रदेश को अपराध की अनुमति प्रदान की जा रही है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश को माफिया मुक्त करने का संकल्प लिया था, परंतु आज शिवराज जी प्रदेश का, सरकार का माफियाकरण करने जा रहे हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं कि पुण्य सलीला माँ नर्मदा के इस मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश ना बनाएं, इसे मध्य प्रदेश ही रहने दे, मध्य का प्रदेश ना बनाएं, ये अनुरोध हम करते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि अगर आर्थिक लाभ होगा तो क्या सरकार अपराधों की अनुमति प्रदान करेगी? यह सरकार का माफियाकरण होने जा रहा है। अगर रुपए मिलेंगे तो क्या किसी भी अपराध को करने की छूट दे दी जाएगी? हम यह चाहते हैं कि जो मदिरा संचालक हैं उनको क्षतिपूर्ति की राशि अवश्य प्रदान की जाए। हम किसी के नुकसान के पक्ष में नहीं है, परंतु कांग्रेस यह पूछना चाहती है कि एक तरफ शिवालयों को बंद करते हैं आप और सोशल डिस्टेंसिंग को मदरालयों में आप व्यवस्थित करेंगे। अब क्या पुलिस इस बात के लिए बची है कि वो मदरालयों की व्यवस्था बनाए? ये काम हमारे पुलिस को, हमारे राष्ट्र को गौरव प्रदान करने वाली, समाज को सुरक्षा करने वाली पुलिस को ये काम अब करना पड़ेगा। यह अत्यंत शर्मनाक है और यह चिंतनीय भी है कि प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर, प्रदेश के जो लोग नशे से निरंतर दूर हो रहे थे वह पुनः नशे की गर्त में जाएंगे। हम ये अनुरोध करते हैं कि इस मदिरालय के आरंभ करने के निर्णय को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। जिला अस्पताल सहित अति महत्वपूर्ण कार्यालयों, मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों में 24 घंटे प्रॉपर वोल्टेज में निर्बाध विद्युत सप्लाई जरूरी होता है। टोटल लॉकडाउन में बंद हुआ 33 केवी लाइन का काम वापस शुरू हो चुका है। ये जिला अस्पताल 33 केवी लाइन जा रही है 132 केवी से जिला हॉस्पिटल छिंदवाड़ा, वहाँ पे चालू करना है उसको अभी, तो उसमें गार्डरिंग का काम चल रहा है। कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ये चल रहा है, देखते हैं 10-15 दिनों में हो जाएगी। वोल्टेज वगैरह प्रॉब्लम क्या? 33,000 केवी वोल्टेज की है ना जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न जिलों में इधर उधर फंसे परेशान मजदूरों को सुरक्षित उनके घर गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सभी की स्क्रीनिंग, प्रॉपर हेल्थ चेकअप के साथ 50% सिटिंग अरेंजमेंट के साथ बसेस की व्यवस्था की गई है। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान से। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ पढ़ते हैं? वहाँ क्या करते थे आप? जी, काम करते थे वहाँ, मजदूरी करते थे। कितने लोग आए आप लोग?
बच्चों को मिला के 8 लोग। हम रायसेन जिला से। क्या करते थे वहाँ में? जॉब। कहाँ जा रहे हैं आप? हम बालाड जा रहे हैं। आपकी स्क्रीनिंग हो गई? हाँ जी हो गई। ठीक है, आप रिपोर्ट। हाँ ठीक। शासन द्वारा भोजन की व्यवस्था? भोजन की व्यवस्था। शहर में टोटल लॉकडाउन के नियमों के परिपालन के लिए नियत स्थलों पर स्क्रीनिंग और वाहनों की पूछ परख भी प्रारंभ है। हाँ पता भी दोनों हाथ रगड़ो आप। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमरे 35। नाम ओम प्रकाश कुमरे 36.4। रामेश्वर 36.8। जी तकरीबन 50 से 55 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें कि हैदराबाद से 4 लोग थे और 16 लोग सिवनी बालाघाट ऐसी जगहों से थे, जिनका पोला ग्राउंड में स्वास्थ्य विभाग टीम पंडाई कला द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें किसी में भी कोई भी बुखार के या टेम्परेचर हाई के लक्षण नहीं मिले हैं और बाकी उनको अपने गंतव्य स्थान पर प्रशासन द्वारा भेज दिया जाएगा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवागत कलेक्टर सौरभ सुमन ने संभाला पदभार, युवा और जवान कलेक्टर से है छिंदवाड़ा को बड़ी उम्मीदें। ज्वाइनिंग के साथ ही कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली अधिकारियों की बैठक, समीक्षा कर जाने जिले के हालात। कोरोना वॉरियर्स के लिए हर दिल में है आभार, स्वागत और सम्मान लोगों ने किया। और मास्क पहनकर ही निकले जरूरी हो अगर, वरना दर्द करेगी कमर, करनी पड़ सकती है सड़क पर वर्जिश। सिटी हलचल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।